अध्याय 15 पेज नंबर 132। राज्यों के हितों का संरक्षण। वित्तीय मामलों पर राज्य हितों की रक्षा के लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संसद सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर निम्नलिखित विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करे। ऐसा विधेयक जिसमें राज्यों का हित हो और वह किसी कर या शुल्क को अध्यारोपित करे। ऐसे विधेयक जो भारतीय आयकर को लागू करने संबंधी प्रयोजनों हेतु परिभाषित व अभिव्यक्ति कृषि आय के अर्थ में परिवर्तन करे। ऐसा विधेयक जो राज्यों में वितरित या वितरण की जाने वाली राशियों के नियम को प्रभावित करे। ऐसा विधेयक जो राज्य के प्रयोजन हेतु किसी विशिष्ट कर या शुल्क पर अधिभार अध्यारोपित करे। कर या शुल्क जिसमें राज्य का हित हो। अभिव्यक्ति का अर्थ है कर या शुल्क जिसकी कुल प्राप्तियों का पूर्ण या कोई भाग किसी राज्य को सौंपा जाता है, या शुल्क जहां कुल प्राप्तियों के संदर्भ में फिलहाल इस राशि को भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। कुल प्राप्तियां अभिव्यक्ति का अर्थ है संग्रहण की लागत को घटाकर प्राप्त हुई कर या शुल्क प्राप्तियां। किसी क्षेत्र में कर या शुल्क की कुल प्राप्तियों का निर्धारण और प्रमाणन भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक द्वारा किया जाता है। उनका प्रमाण पत्र फाइनल होता है। केंद्र एवं राज्यों द्वारा ऋण। संविधान केंद्र और राज्यों के कर्ज लेने की शक्ति पर निम्नलिखित प्रावधान तय करता है। केंद्र सरकार या तो भारत में या इसके बाहर से भारत की संचित निधि की प्रतिभूति या गारंटी देकर ऋण ले सकती है, लेकिन दोनों ही मामलों में सीधा निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। संसद द्वारा इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया है। इसी तरह एक राज्य सरकार भारत में बाहर नहीं राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति या गारंटी देकर ऋण ले सकता है, लेकिन सीमा निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है या किसी राज्य द्वारा लेने पर गारंटी दे सकती है। ऋण के ऐसे प्रयोजन हेतु आवश्यक धनराशि भारत की संचित निधि पर भारित होगी। राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता। यदि केंद्र द्वारा दिए गए ऋण का कोई भाग बकाया हो या जिसके संबंध में केंद्र ने गारंटी दी हो। अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति। अन्य संघीय संविधान के समान भारतीय संविधान में भी पारस्परिक कराधान से उन्मुक्तियों के नियम इस संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैं। केंद्र की परिसंपत्तियों को राज्य के कर से छूट। केंद्र की सभी परिसंपत्तियों को राज्य या उसके विभिन्न निकायों यथा नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, पंचायतों इत्यादि को सभी प्रकार के करों से छूट प्राप्त होती है। यद्यपि संसद को यह अधिकार है कि वह इस प्रतिबंध को समाप्त कर सकती है। संपत्ति शब्द से अभिप्राय भूमि, भवन, चल संपत्ति, शेयर, जमा इत्यादि उन सभी चीज़ों से है जिनका कोई मूल्य होता है। संपत्ति में चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित हैं। संपत्ति का उपयोग संप्रभु जैसे सशस्त्र सेनाएं या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा निर्मित निगमों या कंपनियों को राज्य कराधान या स्थानीय कराधान से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। इसका कारण यह है कि निगम या कंपनी एक पृथक विधिक अस्तित्व है। राज्य की परिसंपत्तियों या आय को केंद्रीय कर से छूट। राज्यों की परिसंपत्तियां एवं आय को भी केंद्र कर से छूट प्राप्त होती है। यह आय संप्रभु कार्यों या वाणिज्यिक कार्यों से हो सकती है, किंतु यदि संसद अनुमति दे तो केंद्र वाणिज्यिक आय पर कर लगा सकता है। यद्यपि केंद्र चाहे तो वह किसी कार्य या व्यवसाय विशेष को इस कर से छूट भी दे सकता है। उल्लेखनीय है कि राज्य में स्थित स्थानीय संस्थाएं केंद्रीय कर से मुक्त नहीं होती हैं। इसी तरह निगमों एवं राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों की परिसंपत्तियां एवं आय पर केंद्र कर लगा सकती है। 1963 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक सलाहकारी निर्णय में यह सलाह दी थी कि केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली छूट ऐसी होनी चाहिए जिसमें सीमा और उत्पाद शुल्क पर कोई प्रभाव न पड़े।
दूसरे शब्दों में, केंद्र राज्य द्वारा आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर कर लगा सकती है, या वह राज्य में उत्पादित या विनिर्मित सामान पर उत्पाद शुल्क लगा सकती है। आपातकाल के प्रभाव। केंद्र राज्य के बीच संबंध आपातकाल के दौरान बदले जाते हैं। ये निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय आपातकाल। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकता है। इसका तात्पर्य है, राष्ट्रपति या तो वित्तीय अंतरण को कम कर सकता है या रोक सकता है। ऐसे परिवर्तन जिस वर्ष आपातकाल की घोषणा की गई हो, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी रहते हैं। वित्तीय आपातकाल। जब वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लागू हो, केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। 1. वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन। 2. राज्य की सेवा में लगे सभी वर्गों के लोगों के वेतन एवं भत्ते कम करें। और 3. सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखें। केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्तियां। 1967 तक केंद्र राज्य संबंध व्यापक एवं सामान्य बने रहे, क्योंकि केंद्र एवं ज़्यादातर राज्यों में एक ही दल का शासन था। 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में हार गई, जिससे केंद्र में उसकी स्थिति कमजोर हुई। इससे केंद्र राज्य संबंध के राजनीतिक परिदृश्य में नया परिवर्तन आया। राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों ने कई मसलों पर केंद्रीयकरण का विरोध किया। उन्होंने राज्यों की स्वायत्तता का मुद्दा उठाया और ज़्यादा शक्तियां एवं वित्तीय स्रोतों की मांग की। इसने केंद्र राज्य संबंधों में टकराव व तनाव की स्थिति पैदा कर दी। केंद्र राज्य संबंधों के तनाव संभाव्य क्षेत्र। जिन मुद्दों के कारण केंद्र और राज्यों के बीच तनाव व टकराव पैदा हुआ, वे हैं: राज्यपाल की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी का तरीका, राज्यपाल का दलगत व पक्षपातपूर्ण रवैया, पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन को लगाना, राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती, राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना, राज्य के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव, राज्य नीतियों के अनुपालन में योजना आयोग की भूमिका, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग, मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी, राज्य सूची में केंद्र द्वारा अतिक्रमण, राज्यों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन और सीबीआई, ईडी वगैरह जैसी केंद्रीय एजेंसियों के काम करने का ढंग। 1960 के दशक के मध्य से ही केंद्र राज्य संबंधों का विचार किया जा रहा है। केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दों पर निम्नलिखित कार्य हुए। प्रशासनिक सुधार आयोग। केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई, जिसका अनुसरण के हनुमतैया ने किया, की अध्यक्षता में 1966 में 6 सदस्यीय भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए MC शीतलवाड़ के अधीन एक दल का गठन किया और अंतिम रिपोर्ट 1969 को केंद्र सरकार को सौंपी गई। इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की। मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं: संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन व प्रशासन में लंबा अनुभव हो। राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन। राज्यों को ज़्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराए जाएं ताकि उनकी केंद्र पर निर्भरता कम रहे। उनके अनुरोध या अन्यथा पर ही राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती हो। राजमन्नार समिति। 1969 में तमिलनाडु सरकार DMK ने डॉक्टर VP राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने एवं राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए संविधान में संशोधन के सुझाव देने हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति ने 1971 में तमिलनाडु सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपा। इस समिति ने केंद्र की एकात्मकता की प्रवृत्ति, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति की समीक्षा की। इसमें शामिल थे
संविधान के वे विशेष प्रावधान जो केंद्र को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं। केंद्र एवं राज्यों दोनों में एकल पार्टी की सरकार। राज्यों को संसाधनों की होने वाली कमी एवं इसके कारण केंद्र की सहायता पर उनकी निर्भरता। केंद्रीय नियोजन की संस्था एवं योजना आयोग की भूमिका। इस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार थी। एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। योजना आयोग का स्थान एक संविधि निकाय द्वारा लिया जाए। वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय बना दिया जाए। अनुच्छेद 356, 357 एवं 365 राष्ट्रपति शासन से संबंधित को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने का जो प्रावधान है उसको समाप्त कर दिया जाए। संघ सूची एवं संवर्ती सूची के कुछ विषयों को राज्य सूची में स्थानांतरित कर दिया जाए। राज्यों को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की जाएं। अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने राजमन्नार समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। 1973 में अकाली दल पंजाब के आनंदपुर साहिब में हुई एक बैठक में राज्यों की धार्मिक एवं राजनीतिक मांगों के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इस प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र को मात्र रक्षा, विदेशी संबंध, संचार एवं मुद्रा के अतिरिक्त अन्य सभी विषय राज्यों को सौंप देना चाहिए। इसमें कहा गया कि संविधान को वास्तविक रूप में संघीय बनाया जाना चाहिए और केंद्र में सभी राज्यों के लिए समान प्राधिकार और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र। 1970 में पश्चिम बंगाल सरकार, जिसका नेतृत्व साम्यवादियों के हाथों में था, ने केंद्र राज्य संबंधों पर एक स्मरण पत्र या मेमोरेंडम प्रकाशित किया तथा उसे केंद्र सरकार को प्रेषित किया। इस स्मरण पत्र में अन्य बातों के साथ साथ निम्न सुझाव दिए गए। संविधान में उल्लिखित शब्द संघ की जगह संघीय शब्द रखा जाए। केंद्र सरकार का कार्यक्षेत्र रक्षा, विदेशी मामले, संचार एवं आर्थिक समन्वय तक ही सीमित रहना चाहिए। अन्य सभी मामलों पर राज्यों को शक्ति दी जाए। अनुच्छेद 356, 357 एवं 360 राष्ट्रपति शासन से संबंधित को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। नए राज्यों के निर्माण और एवं वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन में राज्यों की सहमति अनिवार्य बनाई जाए। केंद्र द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व का 75% हिस्सा राज्यों को दिया जाए। राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्रदान की जाएं। केवल केंद्र एवं राज्य सेवाएं होनी चाहिए तथा अखिल भारतीय सेवाओं को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने इन ज्ञापन में की गई मांगों को स्वीकार नहीं किया। सरकारिया आयोग। 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग ने कहा कि वह केंद्र और सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करें। इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में सौंप दी। आयोग ढांचागत परिवर्तन के पक्ष में नहीं था। इसने महसूस किया कि मूल रूप से संवैधानिक व्यवस्था और सिद्धांत रूप से मूल संस्थात्मक संरचना ठीक है, लेकिन इसने इस बात पर बल दिया कि प्रचारात्मक एवं कार्यात्मक स्तर पर परिवर्तन हो। इसने महसूस किया कि स्थायी संस्था मामले के मुकाबले में संघीयता सहयोगी क्रिया के लिए ज़्यादा सक्रियात्मक व्यवस्था है। इसने इस मांग को पूर्णतः खारिज कर दिया कि केंद्र की शक्तियों में कटौती हो, बल्कि इसने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना आवश्यक है, जिसे विखंडनीय प्रवृत्तियों द्वारा चुनौती दी जा रही है। हालांकि उसने सशक्त केंद्र का मतलब यह नहीं बताया कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो। इसने यह भी पाया कि केंद्र में शक्तियों के अधिक संकेंद्रण से निर्णय लेने का दबाव रहता, जबकि राज्य निर्णय विहीन रहते हैं। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। इनमें से महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं। एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो, जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए। इसकी स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत होनी चाहिए।
अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को बहुत संभल कर इस्तेमाल किया जाए। इसका तभी इस्तेमाल हो जब सभी उपलब्ध विकल्प समाप्त हो जाएं। अखिल भारतीय सेवाओं के संस्थान को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए और ऐसी ही कुछ सेवाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। कराधान की शक्ति संसद में ही निहित रहनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। जब राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए आरक्षित करे तो इसका कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) का नाम बदलकर इसे राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय परिषदें बनानी चाहिए और इन्हें संघीयता के मामले में प्रोत्साहित करना चाहिए। केंद्र को बिना राज्य की स्वीकृति के सैन्य बलों की तैनाती की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, यहाँ तक कि यह राज्यों की सहमति के बिना भी किया जा सकता है। तथापि यह वांछनीय है कि राज्यों से परामर्श किया जाए। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को स्वयं संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। निगम कर की कुल प्राप्तियों को राज्य के साथ निश्चित सीमा में बांटा जाना चाहिए। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता है। राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। बिना संसद की मांग के किसी राज्य मंत्री के खिलाफ जांच आयोग नहीं बैठाना चाहिए। केंद्र द्वारा आयकर पर अधिभार उगाही नहीं करनी चाहिए, सिवाय विशेष उद्देश्य और सीमित समय के लिए। योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच कार्यों का वर्तमान बंटवारा उचित एवं निरंतर होना चाहिए। त्रिभाषा फार्मूला समान रूप से लागू करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। रेडियो एवं टेलीविज़न के लिए स्वायत्तता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके कार्यों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। राज्यों के पुनर्गठन पर राज्यसभा की भूमिका एवं केंद्र की शक्ति में परिवर्तन नहीं होने चाहिए। भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए कमिश्नरी प्रारंभ करना चाहिए। केंद्र सरकार सरकारीय आयोग की 180 247 में से सिफारिशों को लागू कर चुकी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन है। 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारीय आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। आयोग ने अप्रैल 2010 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। कुल 1456 पृष्ठों की इस रिपोर्ट को 7 खंडों में अंतिम रूप देने में आयोग को सरकारी आयोग की रिपोर्ट, संविधान संचालन की समीक्षा के लिए गठित आयोग NCRWC की रिपोर्ट तथा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट से बहुत मदद मिली। हालांकि अनेक क्षेत्रों में आयोग की रिपोर्ट सरकारी आयोग की अनुशंसाओं से मेल नहीं खाती थी। आयोग अपने विचारार्थ विषय के अंतर्गत उठाए गए मुद्दों की गहराई से जांच करने तथा संबंधित सभी पक्षों की सांगोपांग समीक्षा के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सहकारी संघ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत की एकता, अखंडता तथा भविष्य में इसके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस प्रकार सहकारी संघवाद का सिद्धांत भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शन का कार्य करता है। कुल मिलाकर आयोग ने 310 अनुशंसाएं की। इनमें से कुछ केंद्र राज्य संबंधों पर का भी स्पर्श करती हैं। कुछ प्रमुख अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं। सूची 3 में वर्णित विषयों पर बने कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर संसद में विधायन प्रस्तुत करने से पहले केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक सहमति बने।
राज्यों को सुपुर्द किए गए मामलों पर केंद्र को संसदीय सर्वोच्चता स्थापित करने में अधिकतम संयम बरतना चाहिए। राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को हस्तांतरित विषयों के मामलों में राज्यों के प्रति लचीला रुख रखना बेहतर केंद्र राज्य संबंधों की पूंजी है। केंद्र को समवर्ती सूची के विषयों अथवा परस्पर व्यापी क्षेत्राधिकारों के संबंध में सिर्फ उन्हीं विषयों को हाथ में लेना चाहिए जो कि राष्ट्र हित में नीतियों की समरूपता के लिए नितांत आवश्यक है। समवर्ती अथवा परस्पर व्यापी क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों के प्रबंधन के लिए अंतरराज्य परिषद को संसद अंकेक्षण की भूमिका में रहना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक लौटा दिए जाने की स्थिति में राज्य विधायिका के कार्य करने के लिए अनुच्छेद 201 में निर्धारित 6 माह की अवधि को राष्ट्रपति के लिए भी राज्य विधेयक पर सहमति देने अथवा रोकने के संबंध में निश्चय करने के लिए भी प्रयोज्य बनाया जा सकता है। संसद को सूची 1 की प्रविष्टि 14 से संबंधित विषय पर कानून बनाना चाहिए जिससे कि संलग्न पद्धतियों को प्रणालीबद्ध किया जा सके। इस बारे में शांति का उपयोग स्वाभाविक रूप से विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों की संघीय संरचना को देखते हुए निर्बाध नहीं हो सकती। संधियों एवं समझौतों के फलस्वरूप वित्तीय जिम्मेदारियों तथा राज्य की वित्तीय स्थिति पर इनके प्रभावों का ध्यान समय समय पर गठित किए जाने वाली वित्तीय आयोगों को रखना चाहिए। राज्यपालों का चयन करते समय केंद्र सरकार को सरकारीय आयोग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। उसे जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रण्य होना चाहिए। उसे राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। उसे एक असंबद्ध व्यक्ति होना चाहिए जो कि राज्य की स्थानीय राजनीति से नज़दीकी तौर पर न जुड़ा हो। उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी राजनीति में सामान्यतः बहुत बड़ी भूमिका न रही हो, विशेषतः हाल के अतीत में। राज्यपालों के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए और उनकी पदच्युति केंद्र सरकार की इच्छा भर से नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो भी प्रक्रिया है, आवश्यक परिवर्तन सहित वही प्रक्रिया राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाने में प्रयुक्त होनी चाहिए। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को ऐसा विवेकाधिकार प्रदान नहीं करता कि वह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अथवा उसकी सलाह के बिना कार्य करे। वास्तव में विवेकाधिकार के उपयोग का दायरा सीमित है और इस सीमित दायरे में भी राज्यपाल का कार्य एक पक्षीय अथवा अवास्तविक नहीं दिखाना चाहिए। उसका कार्य विवेक द्वारा निर्देशित, नेक नियति, ईमानदारी द्वारा प्रेरित तथा सतर्कता द्वारा संतुलित होना चाहिए। किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल को इस बारे में 6 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए कि वह इस पर सहमति दे अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ इसे सुरक्षित रखे। जहां त्रिशंकु विधानसभा बनाने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका का प्रश्न है, यह आवश्यक है कि इस बारे में संवैधानिक परंपराओं का पालन करते हुए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाएं। ये दिशा निर्देश निम्नलिखित हो सकते हैं। विधानसभा में जिस दल या दलों के समूह को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। चुनाव पूर्ण गठबंधन की स्थिति में इस गठबंधन को एक दल मानना चाहिए और यदि इसे बहुमत प्राप्त होता है तो गठबंधन के नेता को राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यदि किसी दल अथवा चुनाव पूर्ण गठबंधन वाले समूह को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता तो राज्यपाल को मुख्यमंत्री का चयन निम्नलिखित प्राथमिकता चरण में करना चाहिए। चुनाव पूर्व गठबंधन वाले दलों का समूह जिसके पास सबसे बड़ी संख्या है वह सबसे बड़ा एकल दल जो दूसरों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा कर रहा हो। चुनाव पंचायत का गठबंधन जिसमें सभी हिस्सेदार सरकार में शामिल होना चाहते हैं। चुनाव पश्चात का गठबंधन जिसमें कुछ दल सरकार में शामिल होना चाहते हैं तथा शेष सरकार से बाहर रहकर उसका समर्थन करना चाहते हैं। जहां तक किसी मुख्यमंत्री को हटाने का प्रश्न है, राज्यपाल को मुख्यमंत्री को अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित करने के लिए बराबर करते
कहते रहना चाहिए और इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह के खिलाफ जाकर किसी राज्य मंत्री पर अभियोग दर्ज करने की सहमति देने का अधिकार होना चाहिए, यदि मंत्रिमंडल का निर्णय राज्यपाल की दृष्टि में उपलब्ध सामग्री को देखते हुए पूर्वाग्रह से प्रेरित प्रतीत होता है। राज्यपालों को विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करने अथवा अन्य वैधानिक पद धारण करने की परंपरा का अंत होना चाहिए। उसकी भूमिका केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित होनी चाहिए। जब किसी बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक व्यवस्था के कारण राज्य प्रशासन पंगु हो जाता है और इसे राज्य का संवैधानिक तंत्र ठप पड़ जाता है, तब अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संघ को अपने सर्वोपरि उत्तरदायित्वों के निर्वहन के तहत सभी उपलब्ध उपविकल्पों पर विचार करते हुए स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। साथ ही अनुच्छेद 356 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता को दुरुस्त करने तक ही सीमित रहना चाहिए। जहां तक संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कार्यवाही करने का प्रश्न है, एस.आर. बोम्मई केस 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में दिए गए नए दिशा निर्देशों को शामिल करते हुए उपयुक्त संशोधन किए जाने की जरूरत है। इससे राज्यों के मामले में संभावित संदेह एवं आशंका का निराकरण हो सकेगा, जिससे कि केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अब जबकि अनुच्छेद 352 तथा 356 के अंतर्गत आपातकाल लगाने के लिए शर्तें बहुत सख्त कर दी गई हैं और इसे अंतिम उपाय के रूप में ही उपयोग किए जाने का प्रावधान है, और अनुच्छेद 355 के अंतर्गत राज्यों की सुरक्षा का दायित्व संघ का है, यह आवश्यक है कि केंद्र के हस्तक्षेप के संबंध में संवैधानिक एवं वैधानिक रूपरेखा बनाई जाए, लेकिन इसमें अनुच्छेद 352 एवं 356 के अंतर्गत आत्यंतिक कदम उठाने की अनिवार्यता न हो। इस रूपरेखा फ्रेमवर्क को स्थानिक आपातकाल के रूप में उपयोग करने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि राज्य सरकार काम करती रहे तथा विधानसभा को भंग करने की जरूरत नहीं पड़े, जबकि केंद्र सरकार इस संबंध में विनिर्दिष्ट तथा स्थानीय तौर पर प्रतिक्रिया करे। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत स्थानीय आपातकाल लागू करने का पूरा औचित्य बनता है। अंतर्राज्य परिषद को अंतर्राज्यीय एवं केंद्र राज्य मतभेदों को दूर करने का एक विश्वसनीय, शक्तिशाली तथा निष्पक्ष प्रणाली बनाने के लिए अनुच्छेद 263 में समुचित संशोधनों की आवश्यकता है। क्षेत्रीय परिषदों की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए तथा बैठकों का एजेंडा संबंधित राज्यों द्वारा आपसी समन्वय बढ़ाने तथा नीतियों के सुसंगतता के लिए प्रस्तावित किया जाना चाहिए। एक मजबूत अंतर्राज्य परिषद का सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों में कार्यालय के रूप में भी कार्य कर सकता है। वित्तीय मामलों में अंतर्राज्य समन्वय को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की शक्ति प्राप्त समिति का गठन एक सफल प्रयोग हो सकता है। दूसरे क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के मॉडल्स के संस्थानीकरण की आवश्यकता है। मुख्यमंत्रियों का एक फोरम, जिसकी अध्यक्षता चक्रानुक्रम से एक मुख्यमंत्री करे, के बारे में भी विचार किया जा सकता है, जिससे कि ऊर्जा, खाद्य, शिक्षा, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में समन्वित नीतियां लागू की जा सकें। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग तथा न्यायपालिका आदि क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करना चाहिए। राज्यों के प्रातिनिधिक फोरम के रूप में सेकेंड चैम्बर के गठन एवं कार्य में बाधक कारकों को हटाना चाहिए अथवा संशोधित करना चाहिए, और इसके लिए संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन की जरूरत हो तो वह भी करना चाहिए। वास्तव में राज्यसभा में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक संबंधों को लेकर मतभेद के बिंदुओं का स्वीकार्य हल निकालने की असीमित क्षमता है। राज्यों के बीच सत्ता संतुलन वांछनीय है और यह राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की समानता के आधार पर संभव हो सकता है। इसके लिए प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन कर राज्यसभा में
राज्यों की सीटों की समानता बिना उनकी संख्या का ध्यान रखे किया जा सकता है। स्थानीय निकायों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने देने के लिए शक्तियों के प्रावधानों का विषयक चित्र उपयुक्त संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक रूप से परिभाषित होना चाहिए। भविष्य के सभी केंद्रीय विधायन जो राज्यों की संलग्नता की मांग करते हैं में लागत में साझेदारी की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE में प्रावधानित है। पहले से वर्तमान केंद्रीय विधायन जिसमें कि राज्यों को कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है को उपयुक्त रूप से संशोधित करना चाहिए, जिससे कि केंद्र सरकार लागत में हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सके। प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों का पुनर्निरीक्षण प्रत्येक 3 वर्षों पर बिना विलंब किया जाना चाहिए और 3 वर्षों की अवधि पार होने पर राज्यों को समुचित क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। व्यवसाय कर की वर्तमान हदबंदी को संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर देना चाहिए। अनुच्छेद 268 में उल्लिखित करों से और अधिक राजस्व प्राप्त करने की संभावना के लिए उक्त प्रावधान पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। इस मुद्दे को या तो अगले वित्त आयोग को संदर्भित कर देना चाहिए अथवा इस मामले में देखने के लिए एक विशेष समिति का गठन करना चाहिए। अधिक उत्तरदायित्व लाने के लिए सभी वित्तीय विधायनों का एक स्वतंत्र निकाय द्वारा वार्षिक आकलन करना चाहिए तथा इन निकायों की रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों राज्य विधायिकाओं के समक्ष रखना चाहिए। वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों को केंद्र तथा राज्यों के बीच निष्पक्ष रूप से संदर्भित करना चाहिए। वित्त आयोगों के विचारार्थ विषयों TOR को अंतरिम रूप देने में राज्यों की संलग्नता के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। केंद्र सरकार के सभी वर्तमान उपकरों तथा सरचार्जों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि सकल कर राजस्व में उनकी हिस्सेदारी को कम किया जा सके। योजना एवं गैर योजना खर्च में नज़दीकी संलग्नता के कारण एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जा सकती है जो कि योजना खर्च एवं गैर योजना खर्च के बीच अंतर के मुद्दे को देखे। वित्त आयोग तथा योजना आयोग के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। वित्त आयोग तथा पंचवर्षीय योजना के द्वारा आवृत अवधियों के तालमेल से ऐसे समन्वय की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के वित्त आयोग प्रभाग को एक पूर्ण विभाग के रूप में रूपांतरित कर देना चाहिए जो कि वित्त आयोगों के स्थानीय सचिवालय के रूप में कार्य करे। योजना आयोग की वर्तमान परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसकी भूमिका समन्वय की अधिक होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्यों की क्षेत्रीय योजनाओं के सूक्ष्म प्रबंधन की कम। अनुच्छेद 307 के अंतर्गत अंतर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य आयोग की स्थापना के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस आयोग में परामर्शदात्री एवं कार्यकारी भूमिकाएं निर्णयकारी शक्ति के साथ अंतर्निहित होनी चाहिए। एक संवैधानिक निकाय के रूप में आयोग के निर्णय अंतिम तथा सभी राज्यों के साथ साथ भारतीय संघ पर भी बाध्यकारी होना चाहिए। आयोग के निर्णयों से प्रभावित कोई पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। पूंछी आयोग की रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों पर अंतर्राज्य परिषद की स्थायी समिति ने 2017 और 2018 में हुई अपनी बैठकों में विचार किया है। स्थायी समिति की सिफारिशों के साथ आयोग की सिफारिशों को टिप्पणियों के लिए राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है। यहाँ अध्याय 15 समाप्त होता है।